हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। तो देखिए हिंदी वर्णमाला जो होती है, इस हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हमारे कुल वर्ण जो होते हैं वो बामन होते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं? बामन। और सरकारी स्तर पर स्वीकृत वर्णमाला में हमारे कितने वर्ण होते हैं? सरकारी स्तर पर स्वीकृत वर्णमाला, इसमें जो वर्ण होते हैं हमारे वो 49 वर्ण होते हैं। इसमें जो वर्ण अथवा अक्षर हैं, इसको भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए इसकी जो लिपि होती है वो क्या होती है? लिपि देवनागरी होती है। अब देखिए जो भी हमारी आवाज या ध्वनि है, इस ध्वनि को हम कुछ विशेष प्रतीक अथवा चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये विशेष प्रतीक अथवा चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण अथवा अक्षर। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वर्ण अथवा अक्षर। और इन वर्ण अथवा अक्षरों से आपके क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द से क्या बनते हैं? आपके वाक्य बनते हैं। वाक्य से क्या बनते हैं? आपके पद्यांश बनते हैं या गद्यांश बनते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक संघात को हम शब्द बोलते हैं। वर्णों के सार्थक संघात को क्या बोला जाता है? शब्द कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, जिसका क्षय ना हो, या इसका अर्थ होता है जिसका नाश ना हो, जिसका नाश ना हो, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। और वर्णों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? वर्णों के समूह। वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? आपके 52 अक्षर होते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। देखिए जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला, कितने वर्ण हैं इसमें? 52 वर्ण हैं हमारे। और इस 52 वर्ण पर ही हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा। तो देखिए किस तरीके से होते हैं ये। एक तो इसमें स्वर होते हैं, फिर इसमें व्यंजन होते हैं, और इसमें एक पॉइंट होता है अयोगवा। क्या होता है? अयोगवा। तो जो स्वर होते हैं आपके वो 11 होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं आपके वो 39 होते हैं, और जो अयोगवा होते हैं वो आपके 2 होते हैं। स्वर क्या होते हैं? जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो सके, ठीक है, या जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो, उन्हीं को हमने क्या कहा है? स्वर कहा है। जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो उनको आप क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिनका स्वतंत्र उच्चारण ना हो, जिनका स्वतंत्र उच्चारण ना हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। और जो अयोगवा होते हैं ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, और ना ही व्यंजन है। ठीक है, ये क्या हो गए? ना स्वर है ना व्यंजन। स्वर, स्वर कितने होते हैं हमारे पास? 11 हैं। और ये जो स्वर होते हैं आपको, इनकी परिभाषा क्या है? जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो, जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्वर कहा गया है। और ये कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ये आपके क्या हो गए? स्वर हो गए। स्वर कितने हैं आपके? 11 हैं। आ, ई और उ। और एक ध्वनि और ले लीजिए, री। तो ये ध्वनियां ही आपकी क्या कहलाती हैं? ये ही आपकी ह्रस्व स्वर कहलाती है। ठीक है, ह्रस्व स्वर। और इन्हीं को आपने क्या कहा है? मूल ध्वनि कहा है। मूल ध्वनि। तो ये आपकी 4 मूल ध्वनियां होती है हिंदी में, और इनके उच्चारण में अल्प समय लगता है। उच्चारण में अल्प समय लगता है। अल्प समय, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनके उच्चारण में अल्प वायु मुख से बाहर निकलती है या कम वायु मुख से बाहर निकलती है।
अब देखिए दीर्घ स्वर, फिर है आपके दीर्घ स्वर। तो देखिए इनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। कितना लगता है? 2 गुना समय। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि दीर्घ स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है? 2 गुना समय। और कौन कौन सी होती है? छोटा आ का बड़ा हो जाएगा, छोटी ई का बड़ी ई हो जाएगा, छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा, ए है, ए है, ओ है और आपका ओ है। और ये 7 ध्वनियां ही आपकी क्या कहलाती हैं? दीर्घ स्वर कहलाती हैं। यही मैंने आपको बताया था। ये जो दीर्घ स्वर हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं दीर्घ मूल स्वर, दीर्घ मूल स्वर, और एक होते हैं आपके संयुक्त स्वर। दीर्घ मूल स्वर आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं हमारा मूल स्वर कौन सा था? छोटा। तो दीर्घ क्या हो जाएगा? बड़ा। फिर इसका दीर्घ क्या हो जाएगा? छोटी ई का बड़ी। और इसका क्या हो जाएगा? छोटे ऊ का बड़ा ऊ। तो यही क्या हो गया आपके दीर्घ मूल स्वर। तो दीर्घ मूल स्वर कितने होते हैं? 3। और संयुक्त स्वर कितने हो गए आपके? 4। तो यही तो बचे आपके 4। ये जो संयुक्त स्वर हैं ये 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बने हैं। तो सबसे पहला स्वर हो गया आपका ए, दूसरा स्वर है ए, तीसरा स्वर है ओ और चौथा स्वर है ओ। इनको संयुक्त स्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये छोटा हो या बड़ा हो, जब ये छोटी ई या बड़ी ई ऐसे आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। जब छोटा या बड़ा ए या ए अपने आप से ही जुड़ता है तब ये ए ही बनता है। छोटा या बड़ा जब ऊ छोटे ऊ या बड़े ऊ से जुड़ता है तब ओ बनता है। जब छोटा या बड़ा छोटे ओ या बड़े ओ या मतलब अपने आप से ही जुड़ता है तभी क्या बनाता है? ओ बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से ए संयुक्त स्वर किन 2 अक्षरों से जुड़कर बना है? तो कभी कभी हो सकता है चारों ऑप्शन ही आपके ठीक हों। ठीक है। ये जो मूल ध्वनियां हैं हमारी, देखिए मैंने आपको 3 मूल ध्वनियां बताई जिनको हमने ब्रह्मांड की ध्वनियां कहा है। एक तो आ है, ये जो मूल ध्वनि है इसमें एक आ है, ऊ है और ई है। जब ये तीनों ध्वनियां मिलती हैं तब बनाती हैं आपका ओम। जब ये तीनों ध्वनियां बोलेंगी तो आपका ओम बनाएंगी और ये ओम जो है ये ही ब्रह्मांड की ध्वनि है। ठीक है। क्या है? ये ब्रह्मांड की ध्वनि है और ये तीनों मिलकर जो ओम बना रही हैं इस ओम को ही हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। ठीक है। प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर का मतलब है इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय लगता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इनके उच्चारण में कितना समय लगता है? 3 गुना समय लगता है। इस ओम को कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं ओम। ठीक है। एक इस तरीके से भी लिखा जाता है राम। नंबर 2 टॉपिक है व्यंजन। और व्यंजन जो है हमारे कितने हैं? 39 हैं। और कौन कौन से होते हैं? अगर ये हमारी समझ में आ गया तो फिर सारी चीजें हमारी समझ में आ जाएंगी। एक तो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनको हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। और ये आपके 25 होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये हमारे 4 होते हैं। फिर होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन और ये भी हमारे 4 होते हैं। फिर होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन और ये भी हमारे 4 होते हैं। फिर होते हैं हमारे उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। तो देखिए 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37 और 2 39। तो टोटल कितने हो गए आपके? 39 हो गए। और 11 क्या हो गए आपके? स्वर हो गए। तो 39 और 11 कितने हो गए आपके? 50 हो गए। और 2 और होते हैं हमारे जिनको हम अयोगा बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। और ये कितने? 25 हैं। कचट, तप, वर्ग। तो सबसे पहला आपका का वर्ग होगा, फिर आपका चा वर्ग है, फिर आपका टा वर्ग है, फिर आपका ता वर्ग है, फिर आपका पा वर्ग है।
का वर्ग होता है का, खा, गा, घा, ड़ा। फिर चा वर्ग होता है चा, छा, जा, झा, चूले बनिया, टा, ठा, डा, ढा, दो पड़े। ठीक है, ता के बाद ता, था, दा, ढा, ना, पा, भा, बा, भा और मा। तो ये जो पंचम वर्ण है इनको हम अनुनासिक वर्ण बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इनको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। ठीक है, ए यू एस और फिर लिखेंगे आप य स छु। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रिक का ये होता है कि ए का मतलब होता है अंतस्थ व्यंजन, यू का मतलब होता है उष्म व्यंजन और एस का मतलब होता है संयुक्त व्यंजन। ए जो होता है वो या से शुरू होगा, यार अलावा। यू जो होता है उष्म व्यंजन होगा वो सा हा होगा। और संयुक्त व्यंजन जो होगा वो क्षत्र त्र ज्ञा ये होगा। ठीक है, और श्रा। ए का मतलब हो गया अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। और ये शुरू कहाँ से होता है? ये या से शुरू होता है। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? या, रा, ला और वा। इन्हीं को हमने क्या कहा है? अंतस्थ व्यंजन कहा है। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा ऊष्म व्यंजन, यू। दूसरा पॉइंट है हमारा यू, और यू का मतलब है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। और एक कहाँ से शुरू होता है? ये सा से शुरू होता है। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? शा, सा और सा और ये वाला हा। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन। और ये जो संयुक्त व्यंजन है ये आपके किससे शुरू होते हैं? क्षा से। ठीक है, और इनका क्रम क्या होता है? छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। इनको हमने संयुक्त व्यंजन कहा है। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त वर्ण होते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये आप देख लीजिए। जो छा होता है इसमें होता है आपका आधा का प्लस सा, ये षटकोण वाला। और त्रा जो होता है इसमें आधा ता होता है और रा होता है। और ज्ञा जो होता है इसमें क्या होता है? आधा जा प्लस ये चूले बनिया होती है। और श्रा जो होता है इसमें क्या होता है? आधा शाह और रा होता है। फिफ्थ नंबर क्या है आपका? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या हम इनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और एक ये वाला णा होता है, एक ये होता है। ये अनुनासिक होता है। ठीक है, ये अनुनासिक होता है। अनुनासिक, इसको आप उत्क्षिप्त या द्विगुण बिल्कुल भी न लें, ये उत्क्षिप्त या द्विगुण नहीं है। ठीक है, तो ये केवल आपके दो होते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसकी खास बात क्या होती है? ये कभी भी किसी कविता का पहला अक्षर नहीं बनते और किसी नाम का पहला अक्षर भी नहीं हो सकते। ये किसी नाम का पहला अक्षर नहीं बन सकते। ठीक है, आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन से वर्ड ऐसे हैं जो कभी भी किसी का नाम का पहला अक्षर नहीं बन सकते। तो किसी के नाम का पहला अक्षर ना बनने वाले वर्ण है उत्क्षिप्त वर्ण या द्विगुण व्यंजन। इसको बोलते हैं णा णा। आयो वाह। तो एक तो हो गया हमारा स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन और तीसरा है आपका अयोगवा। तो ये जो अयोगवा है मैंने आपको बताया था, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो ना तो स्वर है, ठीक है, और ना ही व्यंजन है, और ना ही व्यंजन है। तो फिर ये क्या है? एक तो अंग है, ये दिखने में कैसा लगता है? दिखने में तो ये स्वर जैसा लगता है। एक आहा है, ये दिखने में कैसा लगता है? स्वर जैसा लगता है। लेकिन इसकी ध्वनि कैसी होती है? अंग होता है मां, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसको? अनुस्वार। और एक होता है आहा। तो आहा में किसकी आवाज निकलता है? हा की आवाज निकलता है। ये माँ की आवाज निकलता है, ये हा की आवाज निकलता है। इसको बोलते हैं हम विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। और ये इस तरीके से लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया विसर्ग का।
ठीक है। विसर्ग की जो एग्जाम्पल है वो क्या है, जैसे मैंने लिखा अतः, तो आप देख रहे हैं किसकी आवाज निकल रही है, हा की आवाज निकल रही है। प्रातः, ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार, ये अनुस्वार जो है ये बिंदी होती है, ये बिंदी आपकी अनुस्वार होती है। और ये कहाँ लगती है, किसी भी शब्द के अंत में लगती है। जब ये शब्द के अंत में लगती है तब ये क्या होती है, आपकी अनुस्वार कहलाती है। जैसे मैंने लिखा वयम, तो इस वयम को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने लिखा एवं, और इस एवं को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से। तो ये जो माँ है ये क्या है, आपका अनुस्वार है। मैंने लिखा स्वयं, तो स्वयं आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इस स्वयं को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। और ये किसकी आवाज निकालता है, माँ की आवाज निकालता है। तो देखिए अनुस्वार, अनुनासिक, अनुनासिक, और होता है आपका चंद्र बिंदु। तो ये जो अनुस्वार है ये कुछ इस तरह की बिंदी होती है, और ये माँ की आवाज निकालता है। और जो अनुनासिक है वो कौन से होते हैं, पंचम वर्ण होते हैं, पंचम वर्ण। ये क्या है, आपके पंचम वर्ण है। और इन्हीं को क्या कहा है मैंने, अनुस्वार, सॉरी अनुनासिक कहा है। शांति, तो ये जो शांति है, तो देखिए किस तरीके से बदलेगा, शांति, तो ये किस में बदल गया, अंग ना में बदल गया। मैंने लिखा संभव, संभव, ठीक है। तो भा आ रहा है, और भा का अंतिम वर्ण क्या होता है, माँ होता है, पा फा बा भा माँ, इसीलिए मैंने इसको किस में बदल दूंगा, माँ में बदल दूंगा। इसको लिखूंगा मैं संभव, ठीक है। तो ये किस में बदल रहे हैं, आपके पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। तो ये अनुस्वार जब पंचम वर्ण में बदल जाता है तब ये अनुनासिक कहलाता है, और जब ये ही अनुस्वार आपका अंत में आए तब ये क्या कहलाता है, आपका अनुस्वार ही कहलाता है। और अनुनासिक और चंद्र बिंदु में अंतर क्या होता है कि अनुनासिक को जब आप बोलते हैं तो बोलते वक्त वायु मुख से ज्यादा बाहर निकलती है और नाक से कम। तो यहां लिख देता हूं मैं इसके बारे में, ये जो होते हैं इनके वायु मुख से, मुख से तो ज्यादा बाहर निकलती है और नाक से कम बाहर निकलती है। ये ध्यान रखिएगा, नाक से कम निकलती है, मुख से ज्यादा निकलती है। चंद्र बिंदु, आप इसको बोल के देखिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली समझ में आएगा, केवल बातों से समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पर वायु मुख से तो कम बाहर निकलेगी, मुख से कम बाहर निकलेगी, और नाक से ज्यादा बाहर निकलेगी। नाक से क्या निकलेगी, ज्यादा बाहर निकलेगी। वहां पे मुख से ज्यादा बाहर निकल रही थी, नाक से कम निकल रही थी। और चंद्र बिंदु में वायु मुख से कम बाहर निकलती है और नाक से ज्यादा निकलती है। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो छलावा होता है, छलावा, वो छलावा किस में बोलता है, नाक के स्वर में, ठीक है, नाक के स्वर में। ऐसा बताते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। अगर गांव के लोगों से आप बात करेंगे तो बताएंगे जो छलावा होता है वो नाक के स्वर में बोलता है। जैसे मैंने लिखा आंख, आंख, फिर मैंने लिखा माँ, ईंट, ठीक है, ईंट। यहाँ पर मात्रा जब लग जाती है सिर रेखा के ऊपर तो ये चंद्र बिंदु ही बिंदी में बदल जाता है। चींटी, इस तरीके से ये जो वर्ण है आपके, ये सारे के सारे क्या है, चंद्र बिंदु वाले वर्ण है। अभी आपके समझ में आ गया होगा चंद्र बिंदु, अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अर्ध स्वर। तो ये जो या है ये आपका अर्ध स्वर है। मैंने लिखा पढ़ाई, तो आप देख सकते हैं पढ़ाई को ऐसे भी लिख सकते हैं और पढ़ाई को ऐसे भी लिख सकते हैं। तब आप देख रहे हैं ये दोनों तरीके से हम बोलेंगे तो पढ़ाई ही बोलेंगे, लेकिन ये जो या है वो ई की भी आवाज निकाल रहा है और या की भी आवाज निकाल रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, अर्धस्वर कहा है। इसका एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं, मतलब ये जो या है ना वो ई और ए दोनों की आवाज निकाल देता है ये, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास वाह है और ये जो वाह है वो किसकी आवाज निकाल देता है, आ की आवाज निकाल देता है। जैसे कि मैंने लिखा कौआ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कौआ। तो ये क्या है, ये आ की आवाज निकल रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, ये अर्ध स्वर का काम करता है। ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया है। ये जो ध्वनि है आपकी आ, ये जो आ ध्वनि है इसी को हमने क्या कहा है, आगत स्वर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है।
जैसे मैंने लिखा टाफी, ठीक है, काफी, कॉलेज, डॉक्टर, क्या है ये सब? ये आगत स्वर की ही ध्वनियां हैं। तो जो ध्वनि है आपकी, ध्वनि मान ली मैंने 10 पॉइंट मान लिया, इस ध्वनि में एक तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है, ये पूछा जाता है। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ, ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज। और इस आवाज को हम जिन प्रतीक अथवा चिन्हों के रूप में रखा था उनको क्या कहा है हमने, वर्ण अथवा अक्षर, ठीक है। और ये जो ध्वनि है इसके जो मूल तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? इसके मूल तत्व आपके 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका स्पष्टता, पूछे जाते हैं ये सारी चीजें। सुश्रव्यता, सुश्रव्यता होता है, तरंगता होती है, सार्थकता होती है और शुद्धता होती है। तो यही क्या होते हैं, ध्वनि के मूल तत्व होते हैं। देखिए मात्राएं जो होती हैं वो स्वरों की होती हैं, स्वरों की 11 नंबर पॉइंट मान लीजिए, स्वरों की मात्रा होती है, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती। अब ये स्वर कितने होते हैं हमारे, मैंने आपको बताया था ये 11 होते हैं। एक तो छोटा होता है, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ और ओ। इनकी मात्राएं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती और यही आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। बड़े आ की मात्रा कुछ इस तरीके से होती है, छोटे ई की कुछ इस तरीके से, बड़ी ई की कुछ इस तरीके से, छोटे ऊ की कुछ इस तरीके से, बड़े ऊ की इस तरीके से, री की इस तरीके से, ए की ऐसे होती है, ए की ऐसे होती है, ओ की ऐसे होती है और ओ की ऐसे होती है। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण या फिर हम इनको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। अब ये कौन कौन से होते हैं मैं कुछ बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे इस तरीके का अगर कुछ वर्ण दिखाई देता है आपको तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। अगर ये इस तरीके से वर्ण दिखाई दे तो ये आपका रा पहले आता है और का बाद में आता है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ण हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका एक वर्ण ये होता है, तो ये जो है आपका वर्ण, इसमें हा है आधा और ना पूरा है, जैसे चिन्ह बोलते हैं हम। फिर इसी में एक वर्ण और आपका आ जाता है, इसमें हिरिस स्वर में ये वाला यूज होता है, आधा हा है और फिर रा है। फिर इसी के अंदर कुछ इस तरीके से भी यूज किया जाता है, इसमें ये आधा हा है और वा पूरा है, ठीक है। क्री है, क्री में आप जानती हैं आधा का है और फिर री है। फिर ब्रह्मांड में एक इस तरीके से वर्ड यूज होता है, ब्रह्मांड, ठीक है। तो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत ये जो हा है वो आधा है और माँ इसमें पूरा है। इस तरीके के वर्ण हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सवाल है हमारा, सरकारी स्तर पर स्वीकृत वर्णमाला में 49 वर्ण कैसे हैं, ठीक है, कैसे होते हैं। तो ये किस तरीके से होते हैं, एक तो आपका श्रा होता है, ठीक है, एक णा होता है और एक ये वाला णा होता है। इन तीनों वर्णों को आप हटा दीजिए तो 52 - 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 49। दोस्तों इस प्रकार ये हिंदी वर्णमाला का टॉपिक पूरा होता है। इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाता है या आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।